हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। आज हम लोग जो बात करेंगे वो पर्यावरण से संबंधित एक मुद्दे का है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे रामसर सम्मेलन एवं आर्द्र भूमियाँ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं में हमने जो लिया हुआ है वह है रामसर सम्मेलन क्या होता है, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, आर्द्र भूमियों का हमारे जीवन में तथा पर्यावरण में या मानव जाति के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए महत्व क्या है, भारत में इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, संख्या कितनी है, इनको बचाने की सरकार द्वारा प्रयास क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, तथा उत्तर प्रदेश विशेष के सिलसिले में भी इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रामसर सम्मेलन क्या है। ठीक है, तो रामसर एक शहर है जो कि कहाँ पर है, ईरान में है। रामसर एक शहर है जो ईरान में है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था जिसमें तमाम सारे राष्ट्रों ने प्रतिभाग किया था और वो जो कन्वेंशन था उसी शहर के नाम पर उसका नाम रखा गया रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर सम्मेलन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये कब हुआ था, 2 फरवरी सन 1971 में। और इसी की वर्षगांठ को लेकर के विश्व द्वारा मतलब पूरे जो वर्ल्ड फैमिली है, पूरा विश्व समुदाय है, उसके द्वारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। ईरान में एक शहर है रामसर। रामसर सम्मेलन कब हुआ, 2 फरवरी सन 1971। ये संबंधित किससे था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। ठीक है, प्राकृतिक आवास से। अभी समय जो जलीय जंतु हैं उनका आवास सुरक्षित करना है, आर्द्र भूमियों के महत्व को समझ करके ये किया गया। अब इससे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में 2 फरवरी को जब विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई। तो आप बताएंगे वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी या आर्द्र भूमियाँ तथा जैव विविधता। ये 2020 के लिए, कभी कभी आने वाले वर्ष के लिए भी पूछ लिया जाएगा। तो 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई वेटलैंड्स एंड वाटर, आर्द्र भूमियाँ एवं जल। तो ये क्लियर हो गया आपको। 2 फरवरी 1971 को शुरू किया गया, रामसर में कन्वेंशन हुआ था जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को और वर्ष 2020 की थीम आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता तथा 2021 के लिए थीम आर्द्र भूमि एवं जल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आर्द्र भूमि होती क्या है। बहुत संक्षेप में नटशेल में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। आर्द्र भूमि होती क्या है। आर्द्र भूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। न्यूनतम जल भराव कितने समय आवश्यक है, 8 माह तक अवश्य ही वहाँ जल भरा होना चाहिए। 12 में से 8 माह अर्थात, ठीक है, 2/3 भाग जो वर्ष का होता है उसमें जल भरा ही होना चाहिए। और यहाँ गहराई अधिकतम 6 मीटर तक हो सकती है, 6 मीटर से अधिक ज़्यादा गहरा नहीं हो सकता है। तो 2 बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। ऐसा स्थल जो जल तथा स्थल के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है आर्द्र भूमि कहलाता है। ये बड़ा सा सागर है और यहाँ सूखा है तो इसके बीच का ये हिस्सा आर्द्र भूमि कहलाएगा। ठीक है, कम से कम 8 माह जल भरा होना आवश्यक है और न्यूनतम गहराई 6 मीटर, अधिकतम गहराई 6 मीटर होनी चाहिए। 6 मीटर से अधिक गहरा होगा तो आर्द्र भूमि नहीं जलीय तंत्र कहा जाएगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका महत्व क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। कई सारे इनके महत्व हैं, पौधों के संरक्षण में, प्रकृति के संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण में, मानव जीवन के लिए, हमारे रोजगार के साधनों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए, हर प्रकार से इनका बड़ा ही महत्व है मानव के जीवन में एज वेल एज अन्य प्राणियों, पक्षियों, जानवरों आदि के जीवन में। तो देखते हैं इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्यों कहा जाता है। देखिए इनके आसपास तमाम, क्योंकि हम ज़्यादातर 8 महीने जैसा मैंने कहा इनमें तमाम पौधे उगे होते हैं, जल होता है इसलिए पौधे उगते हैं। यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं, तमाम सारे फूड चेन, फूड वेब्स यहाँ बनते हैं और यहाँ प्रकृति अत्यधिक रूप से समृद्ध होती है, इसलिए इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, इनको लैंडस्केप का अर्थात भूदृश्य के गुर्दे की भी संज्ञा दी जाती है। जैसे कि हमारे शरीर में जल शुद्ध होता है हमारी किडनीज के द्वारा, ठीक वैसे ही ये भी प्राकृतिक जल का, जो प्राकृतिक जल है उसके शोधन का कार्य करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्या करते हैं, जो
हमारा वाटर लेवल होता है अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल उसको रिचार्ज भी करते हैं। पानी ऐसे आता है शहर वगैरह में, ठीक है, तमाम सारी रोड बन गई, कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, तो उनसे पानी निकल के चला आता है वेटलैंड्स में और ज़मीन के भीतर चला जाता है प्राकृतिक भूगर्भ जल में मिल करके। ये जो भूगर्भ जल का रिचार्ज भी करते हैं, देखिए भूगर्भ जल में वृद्धि भी करते हैं, पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत महती भूमिका निभाते हैं। और ये जंतु ही नहीं, पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है। उपयोगी वनस्पतियाँ, औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनके नज़दीक रहने वाली लोगों की जीविका बहुत हद तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन वेटलैंड्स पर निर्भर होती है, जैसे मछली पकड़ना, आसपास से जड़ी बूटियाँ उखाड़ना, जड़ी बूटियाँ खोदना और तमाम सारे क्रियाकलाप करना। तो वहाँ के लोगों का जीवन, वैसे भी आपको पता होगा जो विश्व की तमाम बड़ी सभ्यताएं हैं वो नदियों या जल के किनारे, झीलों के किनारे ही हुई हैं। जल बिना जीवन संभव नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गया इनका महत्व। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान कर लीजिए, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 कब लाया गया? 2010 में, और भारत में लागू किया गया 2011 में। इसके अंतर्गत जो आर्द्र भूमि है, अब देखिए इसका संशोधन कर दिया गया है 2017 में, ये भी याद रखिएगा। इस अधिनियम का संशोधन कब हुआ था? 2017 में। तो पर्यावरण आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन संशोधन अधिनियम ऐसा आ गया, ठीक है, 2017 में। अब इसको 6 भागों में बांटा गया है, आर्द्र भूमियों को 6 भागों में बांटा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ, पर्यावरणीय आर्द्र भूमियाँ जैसे कि पर्यावरण की दृष्टि से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय उद्यान, गरान मतलब मैनग्रोव क्षेत्र आदि, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आर्द्र भूमियाँ। तीसरा है, चौथा समुद्र तल से 2500 मीटर से कम ऊंचाई की, ठीक है, आर्द्र भूमियाँ जो 500 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल घेरती हूँ, और समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक लेकिन 5 हेक्टेयर से अधिक का, ठीक है। अगर वो 2500 मीटर से कम ऊंची होंगी तो 500 हेक्टेयर होना चाहिए, और 2500 मीटर से अधिक अधिक ऊंचे हों तो 5 हेक्टेयर कम से कम होना चाहिए। ऐसी आर्द्र भूमियाँ जिनकी पहचान प्राधिकरण ने की है, ठीक है, आर्द्र भूमि प्राधिकरण, जिसमें 12 सदस्य होते हैं, भी याद कर लीजिए। आर्द्र भूमि का जो प्राधिकरण है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 12। चलिए अब मैंने भी बताया था आपको कि वो अधिनियम 2010 में जो लागू हुआ था, 2017 में पर्यावरण उसको संशोधन कर दिया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको क्रियान्वित करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब भारत में इनकी स्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इनको देखिएगा। पहले भारत में इनकी संख्या कितनी थी, ठीक है, तो इनकी संख्या भारत में जो थी अभी इसी वर्ष तक 2020 के पहले तक इनकी संख्या हुआ करती थी 27, और वर्तमान में 10 नया जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 37। तो एक ये याद कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी तक यूपी में 1 हुआ करता था, 6 और जोड़ दिया गया यूपी में, तो टोटल यूपी में इनकी संख्या हो गई 7। अब इसको फिलहाल आगे देखेंगे। कई बार इनको दे करके स्थान से मिलाने को आता। अभी 2018 या 2019 में आया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, और मध्य प्रदेश का भोज तो कई बार आ चुका है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। देखते हैं पंजाब में कौन कौन से स्थल हैं। केशोपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगलोई, ठीक है, हरिके आर्द्र भूमि, हरिके बैराज जहाँ पर है, कंजली आर्द्र भूमि और रोपड़, इतना पंजाब में है, ठीक है। तो पंजाब में कितना हो गया? देखिए पंजाब में कितना हो गया? 1, केशोपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन 2, नांगलोई 3, हरिके 4 और कांजली 5, रोपड़ 6। पंजाब में हो गया 6। केरल में अष्टमुडी, सस्थमकोटा और बेम्बानट झील, ठीक है, ये 3 केरल में हैं। काफ़ी ये सभी कभी न कभी आपकी परीक्षाओं में आए जरूर हैं, तो ये जरूर आप या पेन कॉपी से नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उड़ीसा में भितरकनिका है और चिल्का झील है, ठीक है। मध्य प्रदेश भोज आर्द्र भूमि, ये बहुत बार आई है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश से, इसको मिलाने के लिए कई बार आया। जम्मू कश्मीर में होकेरा, सुरिनसर, मंसार और तसो मोरिरी, ठीक है, तसो मोरिरी और वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये भी याद रखिएगा। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत में और कौन कौन से। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, मणिपुर में लोकटक झील, तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमेर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य,
त्रिपुरा में रुद्रसागर, राजस्थान में सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, असम में दीपोरबिल, पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता की आर्द्रभूमि और सुंदरबन 2 है यहाँ पर, महाराष्ट्र में नंदुर मद महेश्वर, ठीक है, नंदुर मद महेश्वर। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इनकी वर्तमान संख्या 7 है, याद कर लीजिए। कितनी संख्या है? 7। एक पहले था, 6 इसी वर्ष जोड़े गए, टोटल इनकी संख्या 7 हो जाती है। ये देखिए करंट का टॉपिक इसलिए बन गया क्योंकि अभी इनमें जोड़ा गया है और सारी आर्द्रभूमियों को 10, इसलिए ये एक करंट टॉपिक होने की वजह से आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसको उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। अभी तक आता था तो हम लिखते थे ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक ओनली 1। वर्तमान में जोड़ा गया उन्नाव पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में है, समन पश्चिम बिहार मैनपुरी में है, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में और सरसई नाव झील ये इटावा में। इन सबको इस वर्ष इन 6 को इस वर्ष जोड़ा गया। टोटल इस वर्ष 10 जोड़े गए। अब याद रखिएगा इनकी संख्या कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में इनकी संख्या भारत में 37 है। 27 थे, 10 जोड़ दिया गया, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी प्रकार की अच्छी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्ञानदानी एजुकेशनल ट्रस्ट के, ठीक है, एजुकेशनल चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।